नमस्कार, आपके साथ मैं दीपक यादव लेकर हाजिर हूं खबर 40 ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40 और सबसे पहले कारोबार की खबरें। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार उतार चढ़ाव के बीच हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। लगातार चौथे दिन बाजार में आज तेजी दिखी। आज की तेजी में फार्मा और ऑयल एंड गैस शेयरों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। वहीं ऑटो शेयरों ने बाजार में दबाव बनाने का काम किया। कारोबार के अंत में निफ्टी 36 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 16,600 के पास बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 86 अंकों की तेजी के साथ 55,550 के पास सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स आज 246 अंक नीचे 55,218 पर खुला। इसने 55,833 का ऊपरी स्तर बनाया। इसके 30 में से 15 बढ़त में और 15 ही गिरावट के साथ बंद हुए। बढ़ने वाले प्रमुख स्टॉक्स में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, पावर ग्रिड, टाइटन, एशियन पेंट्स और आईटीसी रहे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक में भी तेजी रही। गिरने वाले प्रमुख स्टॉक्स में मारुति, नेस्ले, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, अल्ट्राटेक, एयरटेल, हिंदुस्तान लीवर और इंडसइंड बैंक रहे। सोने चांदी में आज एक बार फिर भारी गिरावट देखने को मिली। सोना 830 रुपए से ज्यादा टूटकर 52,400 के करीब पहुंच गया। साथ ही चांदी में भी 650 रुपए से ज्यादा की गिरावट रही। चांदी भी फिसलकर 70,000 के नीचे आ गई है। ग्लोबल मार्केट में भी सोना $35 गिरकर $2,000 के नीचे है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए कस्टमर्स जोड़ने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक की आईटी ऑडिट कराने का भी आदेश दिया है। आईटी ऑडिट का मतलब है कि कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सॉफ्टवेयर कितने ग्राहकों का बोझ उठाने में सक्षम है, उसमें क्या क्या गड़बड़ियां आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, इन सब की जांच होती है। आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर्स जोड़ने के लिए आरबीआई की इजाजत लेनी होगी। आईटी ऑडिट की रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद ही आरबीआई नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति देगा। देश का औद्योगिक उत्पादन यानी आईआईपी जनवरी में 1.3% की दर से बढ़ा है। इसके पिछले महीने यानी दिसंबर 2021 में ये 10 महीने के निचले स्तर पर चला गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन 0.4% था। वहीं एक साल पहले जनवरी 2021 में इसके 0.6% की गिरावट रही थी। माइनिंग सेक्टर का उत्पादन जनवरी में 2.8%, जबकि दिसंबर 2021 में इसमें 2.6% की उछाल देखी गई थी। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ जनवरी में 1.1% बढ़ा, जबकि इसके पिछले महीने में इसमें 0.9% की गिरावट आई थी। फरवरी में ऑटो कंपनियों की बिक्री 23% घटी है। ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम के मुताबिक फरवरी महीने में प्लांट से डीलरशिप तक पहुंचने वाले व्हीकल्स में 23% की कमी देखी गई है। सियाम का कहना है कि सप्लाई चेन में हो रही परेशानी की वजह से सेमीकंडक्टर की कमी और गाड़ियों का महंगा होना। फरवरी में कुल गाड़ियों की बिक्री 13,28,000 यूनिट रही, जबकि इसी दौरान पिछले साल कुल 17,36,000 गाड़ियां बिकी थी। आईपीओ से पहले एलआईसी ने आज अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 235 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 90 लाख रुपए था। एलआईसी का फर्स्ट ईयर प्रीमियम पिछले साल की समान तिमाही में 7,957 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 8,748 करोड़ रुपए हो गया है। इस बीच खबर है कि सरकार जल्द ही आईपीओ के लिए सेबी के पास फाइनल पेपर दाखिल करने की योजना बना रही है। इन पेपर्स में प्राइस बैंड, पॉलिसी धारक और रिटेल बायर्स के लिए डिस्काउंट और शेयरों की वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी होगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई को 10 महीने बाद नया बॉस मिल गया है। सरकार ने देबाशीष पांडा को आईआरडीएआई का चेयरमैन नियुक्त किया है। देबाशीष पांडा डीएफएस सचिव के पद से जनवरी में ही रिटायर हुए थे। आईआरडीएआई चेयरमैन का पद पिछले साल मई से खाली पड़ा था। देबाशीष पांडा को 3 साल के लिए आईआरडीएआई का चेयरमैन बनाया गया है। उनके आने से इंश्योरेंस से जुड़ी पॉलिसी में तेजी लाने में मदद मिलेगी। साथ ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम के फैसले पर भी मुहर लगेगी। जी बिजनेस की मुहिम मार्केट माफिया का असर अब भी कायम है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने टेलीग्राम चैनल चलाने वाले 9 गैंग्स पर कड़ा एक्शन लिया है। इसके लिए सेबी ने दिल्ली, मुंबई, नीमच, भावनगर और अहमदाबाद में 7 व्यक्तियों और एक कंपनी पर छापेमारी की है। इनके 9 टेलीग्राम चैनलों के जरिए करीब 50 लाख निवेशक जुड़े थे, जिन्हें ये शेयरों पर टिप्स देते थे। कई बार इनकी सलाह पर निवेशक ट्रैप भी हो जाते थे। ये लोग अपने टेलीग्राम चैनलों के जरिए शेयरों को पंप और डंप करने का काम करते थे।
डिजिटल पेमेंट में सबसे ज्यादा प्रचलित यूपीआई को अब और भी आसान बनाने की तैयारी हो रही है। अभी यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए बैंक खाता के साथ ही डेबिट कार्ड भी जरूरी है, लेकिन 15 मार्च से ग्राहक बिना डेबिट कार्ड की यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। ग्राहक सिर्फ आधार नंबर और ओटीपी के जरिए यूपीआई के लिए रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। इसके लिए ग्राहक का आधार के साथ और बैंक खाते में एक ही मोबाइल नंबर होना जरूरी है। अभी भी देश में लाखों खाता धारकों के पास डेबिट कार्ड नहीं है। 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी गुजरात दौरे पर हैं। आज उन्होंने अहमदाबाद में रोड शो किया। पीएम मोदी का रोड शो गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर श्री कमलम पर खत्म हुआ। रोड शो के दौरान लाखों लोग मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी, जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। पार्टी ने दावा किया है कि रोड शो के रास्ते में 4 लाख लोगों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने पार्टी दफ्तर कमलम में बीजेपी के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि ये बापू की और सरदार पटेल की धरती है। उन्होंने आज़ादी के अमृतकाल में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें बापू के सपनों को साकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी हमारे छोटे किसानों ने सुनिश्चित किया कि भोजन की कोई कमी ना हो। जब आज़ादी के अमृत काल में हम हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो पूज्य बापू के सपनों के हम सब एक प्रकार से प्रतिबद्ध हैं कि आजादी के जंग में जो सपने देख करके लोगों ने अपने आप को आहूत किया, अपनी जवानी खपा दी, हमें उन सपनों को साकार करना चाहिए। पीएम मोदी शनिवार की सुबह गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करेंगे। कल शाम को पीएम मोदी अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। खेल महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रदेश के 46 लाख युवक और युवतियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके तहत पूरे राज्य में 500 से अधिक स्थानों पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंपा है। राज्यपाल ने उनसे नई सरकार का गठन होने तक कार्यवाहक सीएम का पद संभालने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वो पंजाब के लोगों की सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी के इस्तीफे के बाद अब राज्यपाल आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता भेजेंगे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले ही भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था। 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले 13 मार्च को आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अमृतसर में रोड शो करेंगे। आज भगवंत मान ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उनका छोटा भाई भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। आपको बता दें कि भगवंत मान ने ऐलान किया है कि वो शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके लिए वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज पहली बार मीडिया के सामने आई। उन्होंने इस दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, लेकिन इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। इससे बीएसपी को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई पार्टी बीएसपी से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है। भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार ना हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। और अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से जरूर पछताएंगे।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उन्हें एक नया जनादेश मिला है और ये कार्यकाल पूरा हो गया है, इसलिए राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक के तौर पर अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी धामी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल की है, लेकिन खुद धामी अपना चुनाव हार गए हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों पर अटकलें लग रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के तारीखों का ऐलान न होने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको जो भी धमकी या लालच दिया जा रहा है वो बाहर आकर देश को बता दीजिए। दिल्ली के सीएम ने कहा कि बीजेपी को लग रहा है कि अगर दिल्ली में अभी चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी की लहर है और वो चुनाव हार जाएगी। बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अब अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। जो केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख के चुनाव टालने को कहा वो भी ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के सामने झुक गया और चुनाव टाल दिए, ये भी अच्छा नहीं है जनतंत्र के लिए। 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीएसपी प्रमुख मायावती और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने दोनों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी ने बड़ा योगदान दिया, इसलिए उन्हें पद्म भूषण और भारत रत्न देना चाहिए। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओवैसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। भारत और चीन आज चुशूल मोल्दो मीटिंग पॉइंट के भारतीय क्षेत्र में कोर कमांडर स्तर की 15वें दौर की वार्ता हुई। बैठक सुबह 10 बजे से शुरू हुई। आपको बता दें कि इसमें पहले दोनों पक्षों के बीच 14 राउंड की बातचीत हो चुकी है। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में दोनों पक्षों ने बॉर्डर क्षेत्रों के विवाद को सुलझाने पर बातचीत की। दोनों देशों की ओर से हाल के दिनों में दिए गए बयान भी इस सकारात्मक समाधान पर केंद्रित रहे। और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर चालीसा में। बढ़ते हैं देश दुनिया की खबरों की ओर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। राज्यसभा के राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की संयुक्त बैठक में दोनों सदनों की बैठकों के बंदोबस्त पर विशेष चर्चा हुई। आपको बता दें कि इससे पहले बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था, जो 11 फरवरी तक चला था। बजट सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बयान देंगे। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन युद्ध और ऑपरेशन गंगा को लेकर संसद में बयान देंगे। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आज भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसा इलाके के गुंजरा नाला के नजदीक बरौन इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक हादसे में पायलट की मौत हो गई है, जबकि को पायलट घायल हो गए हैं। सेना के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि हेलीकॉप्टर चोरहा के नजदीक सैनिकों को लेने के लिए जा रहा था। हेलीकॉप्टर लैंड करने ही वाला था, तभी संपर्क टूट गया। शुरुआती जांच में हादसे का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है, क्योंकि बरौन इलाके में इस समय भारी बर्फबारी हो रही है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की होली जेल में ही मनेगी। लालू की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 1 अप्रैल निर्धारित कर दी है। यानी तब तक लालू प्रसाद यादव को जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में रांची के रिम्स में इलाज करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले ही आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। इस बीच वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि गुरुवार को मामले के प्रमुख गवाहों में एक पर हमला हुआ है।
सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं के लिए टर्म 2 एग्जाम 26 अप्रैल से शुरू होंगे। इस बार परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से रहेगा। इस बार परीक्षा की सिर्फ एक ही शिफ्ट होगी। 2 परीक्षाओं के बीच पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि एक ही तारीख पर 2 सब्जेक्ट का पेपर ना पड़े। भारत के अलावा 26 और देशों में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं होंगी। एग्जाम की डेट शीट तैयार करने में जेईई मेन सहित बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी ध्यान रखा गया है। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म बधाई दो 11 फरवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म को उम्मीद के मुताबिक बिजनेस नहीं मिल सका। लेकिन बधाई दो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है और आज से फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है। यानी जो लोग अब तक इस फिल्म को देख नहीं पाए हैं लेकिन इस फिल्म को देखने की इच्छा रखते हैं, तो अब वो इस फिल्म का मजा घर बैठे ले सकते हैं। फिल्म बधाई दो अपने बोल्ड सब्जेक्ट को लेकर चर्चा में रही। फिल्म में राजकुमार राव महिला थाने में एक पुलिसकर्मी के रोल में है, जबकि भूमि पेडनेकर एक पीटी टीचर की भूमिका में। पूजा हेगड़े और अभिनेता प्रभास की फिल्म राधे श्याम आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। प्रभास और पूजा की इस फिल्म को दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं पूजा हेगड़े की बात करें तो फिल्म और इसके गानों में अपनी उपस्थिति से अभिनेत्री सभी पर अपना जादू चला रही हैं। उनका इस फिल्म का एक दिलचस्प गाना आशिकी आ गई है। इटली की खूबसूरत वादियों में फिल्माया गया है। इटली के एक पहाड़ी स्थान पर 2 दिनों तक हुई बारिश में पूजा हेगड़े ने पूरे जुनून के साथ इस गाने की शूटिंग को पूरा किया। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपनी आगामी फिल्म चक द एक्सप्रेस के लिए काफी मेहनत कर रही हैं। आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा की यह फिल्म भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी की जिंदगी पर आधारित है। झूलन गोस्वामी की जिंदगी को पहले पर्दे पर दिखाने के लिए अनुष्का शर्मा किस प्रकार से तैयारी कर रही हैं, इसकी एक झलक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके दिखाई है। अनुष्का शर्मा की ओर से शेयर किए गए वीडियो में अभिनेत्री को खेल के मैदान पर अभ्यास करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा अनुष्का कुछ वर्कआउट करती हुई भी नजर आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने फिल्म मैरी क्रिसमस की शूटिंग की शुरुआत कर दी है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के सेट से क्लैप की फोटो शेयर करते हुए दी। इस फिल्म में कटरीना के साथ साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति भी नजर आएंगे। इस फिल्म का डायरेक्शन श्रीराम राघवन कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले कटरीना सलमान के साथ टाइगर 3 की शूटिंग कर रही थी। ऋतिक रोशन स्टारर फाइटर की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। यह फिल्म 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बात की जानकारी खुद ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके दी है। फाइटर बॉलीवुड की पहली एरियल एक्शन वाली फिल्म है। इस फिल्म में ऋतिक के अलावा दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर भी नजर आएंगे। वहीं फाइटर को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार से 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच डे नाइट टेस्ट होगा और पिंक बॉल से खेला जाएगा। मोहाली टेस्ट में मिली एक तरफा जीत के बाद दूसरे मैच के लिए भी टीम इंडिया को जीत का फेवरेट माना जा रहा है। टीम इंडिया अगर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रही तो घरेलू मैदानों पर लगातार 15वीं सीरीज जीतेगी। भारत ने पिछली घरेलू टेस्ट सीरीज नवंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी। उस समय महेंद्र सिंह धोनी टीम के कैप्टन थे। उसके बाद में अब तक भारतीय टीम कोई घरेलू टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला कल से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये डे नाइट टेस्ट होगा। इस मुकाबले में से पहले फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल पिंक बॉल टेस्ट के लिए पहले 50% फैंस को ही मैदान पर जाकर मैच देखने की अनुमति थी, मगर अब कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने इसमें बदलाव किया है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद अब बेंगलुरु टेस्ट में 50 की जगह 100% फैंस को अनुमति देने का फैसला लिया गया है। ये निर्णय टिकट की बढ़ती मांग को देखते हुए लिया गया है। महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम कल टूर्नामेंट में अपना तीसरा मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। पहले मैच में पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में हराने के बाद दूसरे मैच में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में विंडीज के खिलाफ होने वाला मुकाबला टीम के लिए बहुत अहम होने वाला है। वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 मुकाबले खेले हैं और सभी मुकाबलों में टीम को जीत मिली है। टीम इंडिया को अगर वर्ल्ड कप में बने रहना है तो ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। वहीं वेस्टइंडीज ने इस बार महिला वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन किया है और अपने दोनों मुकाबलों में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को हरा चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा खेल दिखाना होगा। मजबूत वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया प्लेइंग 11 में बदलाव भी कर सकती है। मैच में पूनम यादव को मौका मिल सकता है। राजेश्वरी गायकवाड़ और झूलन गोस्वामी ने दोनों मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में टीम की गेंदबाजी और मजबूत होगी।
राजस्थान रॉयल्स ने पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज लसित मलिंगा को अपनी टीम का फास्ट बॉलिंग कोच बनाया है। टीम ने यह जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी है। मलिंगा ने पिछले साल आईपीएल और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया था। आईपीएल में वो 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड उनके नाम पर ही दर्ज है। मलिंगा ने 122 मैचों में 170 विकेट चटकाए। लसित मलिंगा इससे पहले मुंबई की टीम के साथ भी बतौर बॉलिंग कोच काम कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने के बजाय और ज्यादा भीषण हो सकती है। एक तरफ यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के हजारों सैनिकों को मार गिराया है, तो दूसरी तरफ रूस ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। अब वो इस लड़ाई में विदेशी लड़ाकों को शामिल करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को शामिल होने के लिए मध्य पूर्व और अन्य हिस्सों से वॉलंटियर लड़ाके लाने की मंजूरी दी है। वहीं पुतिन ने यूक्रेन पर हुए हमले को आक्रमण न कहकर विशेष सैन्य अभियान करार दिया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने टैंकों पर किए हमले के जरिए एक टॉप रूसी कमांडर को मार गिराया है। साथ ही रूसी टैंकों को कीव शहर के बाहर पीछे लौटने पर मजबूर किया है। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेन की राजधानी के उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूदा ब्रोवरी शहर के पास रूसी टैंकों पर गोलीबारी की जा रही है। इसी दौरान रूस के कई टैंकों पर प्रोजेक्टाइल से हमला हो रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके हमले में कर्नल आंद्रेई जखारोव को मार गिराया है। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी शहरों इवानो फ्रैंक्विस्क और लुस्क में एयरपोर्ट के पास हमले किए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि दोनों ही शहर रूस के अभी तक के निशाने पर रहे इलाकों से काफी दूर हैं। इन शहरों पर रूस की ओर से किया गया हमला यूक्रेन जंग को एक नई दिशा में ले जाने के संकेत दे रहा है। लुत्स्क में मेयर ने एयरपोर्ट के पास हवाई हमले की जानकारी दी है। हालांकि रूसी हमले में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रूस की सेना कीव के उत्तर पूर्वी किनारे पर पहुंच गई है। रूस यूक्रेन जंग के रूस में रहने वाले छात्र को अभी तक कोई बड़ी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी है। वहीं रूस में भारत के दूतावास ने वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी छात्रों को आश्वस्त किया गया है कि मौजूदा समय में उन्हें रूस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को 2 हफ्ते से अधिक समय हो गया है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया है। उनमें से अधिकांश छात्र भारत आ चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा है कि हाल के दिनों में उत्तर कोरिया की ओर से दागी गई दोनों मिसाइलें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। अमेरिका ने यह भी आगाह किया है कि जल्द ही उत्तर कोरिया नई क्षमता के साथ और परीक्षण कर सकता है। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया का ताज़ा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण 2017 के ICBM मिसाइल से अधिक शक्तिशाली है, जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम था। बता दें, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ICBM मिसाइल के परीक्षण पर रोक लगा रखी है। वहीं उत्तर कोरिया के ताजे बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण ने अमेरिका की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और TCS बायबैक पर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो सोमवार को सुबह 11 बजे आपकी हर शंका का समाधान अनिल सिंह भी देंगे। जब आप सवाल पूछने के लिए इन हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, #AskZBusiness, #AskAnilSinghvi और #TCS Buyback। तो इन हैशटैग पर आप अपने सवाल पूछिए और TCS बायबैक से जुड़ा कोई भी शंका हो उसको दूर करिए। और इसी के साथ खबर 40 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। बने रहिए जी बिजनेस पर।